लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेशनल्स को ये कहा जाता है कि एक सब्जेक्ट में जनरेट हुए लिटरेचर को इकट्ठा करो और उसको एक सब्जेक्ट की एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के अंडर रीडर्स तक पहुंचाओ। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया, मैं उसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एसिड रेन, कोई रिसर्चर है जो एसिड रेन पर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे ये पता लगाना है कि एसिड रेन पर कौन सी जर्नल में, कौन सी बुक में, कौन सी थीसिस में कुछ काम लिखा गया एसिड रेन के ऊपर। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर्सन के लिए? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है मैडम वेरी क्लियरली। अच्छा अच्छा, क्योंकि किसी ने अभी लिखा कि वॉइस, एक मैं तेज कर देती हूँ। अब आ रही है? अब अच्छे से आ रही होगी ना? हाँ, तो ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, क्यों उसकी जरूरत क्या है, क्या उसकी नीड क्या है, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत क्वांटिटी में लिटरेचर और बहुत फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में वो प्रोड्यूस होता है। लिटरेचर हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर का मतलब कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्स जिसमें इंफॉर्मेशन छपती है। वो सोर्स बुक्स भी हो सकते हैं, वो सोर्स जर्नल्स भी हो सकते हैं, वो सोर्स थीसिस भी हो सकते हैं, वो सोर्स स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, डेजर्टेशन भी हो सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये जो इतने सारे सोर्सेज हैं, इनमें इनको हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। और ज्यादातर जब रिसर्च की जाती है तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को ही रेफर किया जाता है। तो प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं? प्राइमरी सोर्सेज हैं जर्नल्स और थीसिस, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स। बुक्स प्राइमरी सोर्सेज नहीं है, क्योंकि बुक्स में जो इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन छप जाती है, उसी को रेप्लिकेट करके एक जगह कंपाइल करके, इकट्ठा करके एक टॉपिक पर एक किताब बनाई जाती है। ठीक है, तो अब आपका ये एब्स्ट्रैक्टिंग, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज की नीड क्यों है? नीड इसलिए है क्योंकि एक रिसर्चर को जो इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, उसको ये जानकारी चाहिए होती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मीन्स बुक्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स, पीरियोडिकल, थीसिस, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, ये इतने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिकल्स में जिस टॉपिक पे मैं स्टडी कर रहा हूँ उस पे क्या क्या रिसेंटली छपा है। तो ये जानने के लिए ऐसा एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारे फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, और वो भी सारे फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक लाइब्रेरी में या एक जगह पर इकट्ठे हों। फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड फैले होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एक अमेरिका की लाइब्रेरी में है, वो पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिया की किसी लाइब्रेरी में हो। बट अगर वो किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहा है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। ये उसके पीछे कारण था, ये इसके पीछे कारण था एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि एक एक सब्जेक्ट को पिकअप किया गया और उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इंट्रोड्यूस की गई। और उसमें क्या किया गया कि उस सब्जेक्ट पे छपने वाला जो भी लिटरेचर था, किसी भी फॉर्म में रिप्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो बुक में वो लिटरेचर आया, चाहे वो पीरियोडिकल में आया, चाहे वो किसी भी चीज में आया, उसको उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दी गई और उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया गया। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स क्या होती है कि उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस, कि उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, वो डॉक्यूमेंट किस नाम से छपा है, टाइटल मीन्स वो डॉक्यूमेंट किस नाम से छपा है, उस डॉक्यूमेंट का प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर मतलब उसको किसने पैदा किया है, कौन उसका ऑथर है, वो हो गया उसका प्रोड्यूसर। यानी कि उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, उस डॉक्यूमेंट का ऑथर क्या है, फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने वाला कौन सा लिटरेचर फॉर्म है, उसका सोर्स क्या है। तो यानी कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ छपा है, उसका सोर्स क्या है, कब, कौन से साल में छपा है, और कौन से पेज नंबर पे वो इंफॉर्मेशन छपी है, ये सारी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती हैं। तो ये बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स और उस डॉक्यूमेंट का 15 या 20 सब सेंटेंसेस का एक छोटा सा समरी, जिसमें सारी बात लिखी होती है कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीज कवर की गई है, इस एरिया को कवर किया गया, ये कवर किया गया। तो उन 20 सेंटेंसेस से आपको उस डॉक्यूमेंट का पूरा सारांश पता चल जाता है, जो समरी है वो आपको पता चल जाती है। इसीलिए ही एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस शुरू की गई। तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस मेनली पीरियोडिकल्स के लिए की जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो है ये मेनली पीरियोडिकल्स के लिए की जाती है। जैसे आपने सुना होगा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है वो साइंस के पीरियोडिकल्स को
अभी बीच में कोई चैट में कह रहा है कि यू वांट टू मी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मैं तो बेटा इंग्लिश में ही कर रही थी, मुझे पिछली क्लासेस में कहा गया कि मैम प्लीज स्पीक इन हिंदी। अब मैं क्या करूं, इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं? मैम हिंदी में। हिंदी में मैम। ओके ओके। तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो है अब आपको इसका रेलेवेंस समझ आ गया कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का क्या रेलेवेंस है। अब एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में जो बहुत पॉपुलर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज हैं वो है, एक तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत बहुत पॉपुलर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है जो साइंस की फील्ड में होने वाली जनरेट होने वाली लिटरेचर का इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स तक देती है। ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी छपता है, पर मोस्टली इंडेक्सिंग ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जो होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही छापी जाती हैं। तो अब मैं इसको एक बार रीड करती हूँ। एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इज यूजुअली डिवोटेड टू अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स अब इसका जो स्कोप है वो भी डिसाइड किया जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया इसे बांटा कैसे जाता है, बांटा इसे सब्जेक्ट वाइज जाता है। और दूसरा जो है इसका स्कोप डिसाइड किया जाता है। स्कोप का मतलब होता है कि आपको ये डिसाइड करने को दिल्ली की इंफॉर्मेशन जाननी है मुझे, नहीं मुझे एनसीआर की जाननी है, नहीं मुझे नॉर्थ इंडिया की जाननी है, नहीं मुझे पूरे इंडिया की जाननी है, या नहीं मुझे पूरे एशिया की जाननी है, या नहीं मुझे यूरोप की, या मुझे पूरे वर्ल्ड की। इसे कहते हैं स्कोप। आपको अपनी स्टडी का स्कोप निर्धारित करना होता है। स्कोप का मतलब होता है कि किस किस एरिया को आप कवर करोगे। अगर आप एक चीज पे स्टडी कर रहे हो तो आपको एक एरिया निर्धारित करना होता है। एरिया मतलब जियोग्राफिकल एरिया। एरिया मीन्स जियोग्राफिकल एरिया। एरिया स्टडी वाला एरिया नहीं, जियोग्राफिकल एरिया। आपको क्षेत्र निर्धारित करना होता है, क्षेत्र कि कौन से क्षेत्र की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर सिर्फ इंडिया की चाहिए तो इसका मतलब आपने स्कोप अपना डिसाइड किया इंडिया, कि मुझे इंडिया से ही रिलेटेड जो इस इंडिया से रिलेटेड ऐसी ड्रेन पर अगर इंडिया में जो जो लिटरेचर पैदा हुआ है मैंने को सिर्फ वो देखना है, तो आपने स्कोप निर्धारित कर दिया इंडिया। अगर आप स्कोप बाहर की कंट्रीज भी लेते हैं तो आपका स्कोप हो गया इंटरनेशनल। तो आपका स्कोप दो तरह का हो सकता है, नेशनल या इंटरनेशनल। आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, कहाँ पे जनरेट हुई इंफॉर्मेशन चाहिए, नेशनल लेवल पे जनरेट हुई या इंटरनेशनल लेवल पे जनरेट हुई। ये निर्भर करता है आपकी स्टडी पे कि आपने अपनी स्टडी का स्कोप क्या रखा है। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपकी जो पूरा जिस्ट होता है, पूरा मैम समरी होता है। तो हाँ बोलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। किसकी? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ जी मैम। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं जरा कमरा का दरवाजा खोलती हूँ। 1 मिनट। देखो ये वॉइस ब्रेक हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है कि ये खुला रखते हैं। यूनिट कौन सी चल रही है इसमें? थर्ड। यूनिट 3। यूनिट 3। ओके, थैंक यू। अब आ रही है बेटे? यस मैम। हाँ, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो मैंने ना वीडियो बंद कर लिया, क्योंकि वीडियो बहुत बैंडविड्थ खाती है। तो मैं वीडियो बंद रखती हूँ ताकि आपको आवाज सुनाई दे। और ऐसे ही बेटे मैं इतना बोल रही हूँ, अगर कभी भी मेरी आवाज ब्रेक हो तो प्लीज मुझे बता देना। अब आ रही है ना क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब हम एब्स्ट्रैक्टिंग की बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्टिंग का एक जो उसकी कैटेगराइजेशन है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, और जो उसका स्कोप है वो यानी कि कौन से एरिया को वो कवर करेगा वो उस पे निर्धारित करता है। तो दो चीजें आपने पता कर ली। अब यूजफुलनेस क्या है एब्स्ट्रैक्ट की? यूजफुलनेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूजफुलनेस इसकी ये होती है कि रिसर्चर्स को हेल्प करती है कि आपके एरिया में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं अलग अलग जगहों पर।
तो जो क्योंकि जो रिसर्चर है वो न्यू डेवलपमेंट से हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहता है, वो चाहता है कि जो जो मेरी फील्ड में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मुझे इंफॉर्मेशन उसकी मिलती रहे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है उसे इंफॉर्मेशन देने का। और ये एब्स्ट्रैक्ट से वो ये भी निर्धारित कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद कि मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट को रेफर करना भी है या नहीं। अगर उसे एब्स्ट्रैक्ट से ही लगता है कि नहीं इस डॉक्यूमेंट में मेरे जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ वो है ही नहीं, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट से वो सिलेक्ट करता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मुझे रेफर करना है अपनी रिसर्च के लिए। अभी तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है रिसर्च पर्पस से जो एमफिल कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च परस्यू कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज उनके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये भी 2-3 तरह के होते हैं। एक जो पहले टाइप का एब्स्ट्रैक्ट है, जो पहला एब्स्ट्रैक्ट है जो है टाइटुलर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि उसमें सिर्फ आपको टाइटल दिया होता है। ऐसी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जिसमें सिर्फ आपको टाइटल दिया हो उसे कहते हैं टाइटुलर एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ आपके पास टाइटल्स की रेफरेंसेस होंगी कि ये टाइटल्स आपके सब्जेक्ट पे छपे हैं। ठीक है, और अगर आप उसके साथ कोई एनोटेशन ऐड कर दी जाए, एनोटेशन का मतलब होता है उसके साथ एक छोटा सा नोट ऐड कर दिया जाए उस टाइटल को हल्का सा समझाने के लिए, तो वो हो जाएगा एनोटेशन स्टाइल। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? नो मैम। ओके, तो टाइटल के जो मैं अब टाइप्स बता रही हूँ टाइटल के। पहला एब्स्ट्रैक्ट्स के सॉरी एब्स्ट्रैक्ट का पहला टाइप है टाइटुलर एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें सिर्फ जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस सब्जेक्ट पे रिप्रोड्यूस हुए हैं लिटरेचर में अक्रॉस द वर्ल्ड उनके टाइटल्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइटल्स और उनका सोर्स, टाइटल के साथ सोर्स भी, सिर्फ टाइटल से वो क्या करेगा, सोर्स भी, कि कौन से सोर्स में वो टाइटल पब्लिश हुआ है। ठीक है, सोर्स उसका एड्रेस होता है, टाइटल विद सोर्स पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। और एनोटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एनोटेशन का अगर हिंदी में मतलब जानना चाहें तो एनोटेशन का हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज पर एक छोटा सा नोट लगा देना, नोट लिख देना उसके ऊपर। यानी कि आप एक किताब पढ़ रहे हो तो कई बार आप क्या करते हो, आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हो और उस पर अपनी लैंग्वेज में भी कुछ लिख देते हो अपने को समझाने के लिए कि ये है। तो आपने क्या किया, उस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर दिया और उसके ऊपर कुछ अपने नोट्स बना दिए, तो उसे कहते हैं एनोटेशन। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनोटेशन, ANNOTATION। तो कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट की सर्विस एनोटेशन टाइप की भी होती है, उसमें क्या होता है टाइटल के साथ छोटा सा 1-2 सेंटेंसेस का एनोटेशन भी दिया होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट सर्विस में एक ऑथर ने लिखा है तो पूरी उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होगी। देखो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स तो देनी ही देनी है, क्योंकि बिना बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स के तो आपकी सारी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस ही फेल है। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस है, अगर उसे उसका एब्स्ट्रैक्ट पसंद आया रिसर्चर को तो वो उस पूरे डॉक्यूमेंट को रेफर करना चाहेगा, उसके लिए उसे डॉक्यूमेंट की कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी मस्ट है। तो हर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स तो होगी ही होगी। ठीक है, तो जो एनोटेशन वाला है उसमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स के साथ एक 2 सेंटेंसेस का उसके बारे में लिखा होगा। जैसे अगर एक डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल है सीमलेस इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट एंड सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और ये तो उसका डॉक्यूमेंट का टाइटल है और उसको लिखा किसने, M.A. गोपीनाथन ने लिखा है। और कहाँ पब्लिश हुआ है वो, विद्यासागर यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हुआ है और वॉल्यूम 7 के इशू नंबर 9 में पब्लिश हुआ है। और साल कौन सा है, 2002 से 2006 वाला साल है, उस जर्नल में पब्लिश हुआ है। और कौन से पेज पे ये आर्टिकल है, 76 से 78 पेज पे है। और कौन से वर्जन में है, प्रिंट वर्जन में है या उस वर्जन में है, ऑनलाइन वर्जन में है, तो वो भी आप लिखोगे। PR जो आपको मैंने साइटेशन बनानी जब सिखाई थी तो बताया था। तो आपने ये सारी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दे दी। उसके बाद आपको एक लाइन उसने लिखी है, प्रेजेंट्स अ ट्रेंड, कि इस डॉक्यूमेंट में है क्या, दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स अ ट्रेंड एनालिसिस and normative features of seamless information environment and seamless infrastructure। यानी कि ये एक लाइन दे दी तो इसे कहते हैं एनोटेशन, इसे क्या कहते हैं, एनोटेशन। तो ऐसी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जिसमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स के साथ एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया हो तो उसे एनोटेशन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कहते हैं।
इस तीसरा टाइप होता है, मैंने आपको 2 टाइप्स बता दी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस की, एक टाइटल जिसमें सिर्फ टाइटल और उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती हैं, उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी होती, तो एक एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होगी सिर्फ टाइटुलर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। दूसरी सर्विस होगी एनोटेशन वाली, जिसमें 1-2 सेंटेंसेस का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। और तीसरी होती है इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि एनोटेशन से लंबा उसके बारे में लिखा होता है, कितने शब्दों में, मेनली 20 से 50 शब्दों में लिखा होता है, एक सेंटेंस में नहीं। एनोटेशन तो 1 या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस की होती है, इसमें आपको ज्यादा लिखा होता है। जैसे इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इसका एग्जांपल है, एक हमने डॉक्यूमेंट है जिसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दिए, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल है अ डिकेड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज। फिर हमने बताया ये डॉक्यूमेंट कहाँ, किसने लिखा है, कौन इसका प्रोड्यूसर है, यानी कि कौन इसका ऑथर है। इसका ऑथर है KN प्रसाद। फिर हमने बताया ये डॉक्यूमेंट कौन से सोर्स में छपा है, ये छपा है इंफॉर्मेशन स्टडीज में, कौन से वॉल्यूम इशू नंबर में, वॉल्यूम नंबर 11 इशू नंबर 1 में, और कौन से साल की वॉल्यूम है, ये 2005 की है, और कौन से पेजेस पे ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है, पेज नंबर 1 to 4 में, और प्रिंट वर्जन में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो ये तो इसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स हो गई। इसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स के बाद हम 3 लाइनों का इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वो डिस्क्रिप्शन क्या है, analyzes the articles published in information studies during 1995 to 2004। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, a decade of information studies। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। 10 साल में इंफॉर्मेशन स्टडीज में क्या क्या हुआ, तो वो आपको टॉपिक ये बता रहा है, आपको नीचे 3 लाइनें लिख के एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस बता रही है कि ये एनालाइज करता है आर्टिकल्स पब्लिश इन इंफॉर्मेशन स्टडीज, कौन से पीरियड, कौन से डिकेड की। अब हो सकता है ये डिकेड पढ़ के आपको लगे अरे मैं तो इस डिकेड की स्टडी नहीं कर रहा, मैं तो दूसरे डिकेड की, दूसरे पीरियड की स्टडी कर रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे आप मेन डॉक्यूमेंट को रेफर करोगे या नहीं करोगे। तो इट एनालिसिस and analyzes the articles published in information studies during 1995 to 2004, outlines the objectives of the journal and presents a table showing the coverage of various subjects over the 10 volumes। तो इसने क्या किया है, 10 वॉल्यूम्स में 10 तरह के सब्जेक्ट्स में जो इंफॉर्मेशन स्टडीज के पे आर्टिकल्स छपे हैं उसको टेबुलर फॉर्म में इसने दिखाया है। इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि ये जो आर्टिकल है जिसका टाइटल है अ डिकेड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज, इसमें एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो this abstract would have been an informative abstract if the objectives of the journal and subject covered in 10 years had been mentioned। बट इसमें क्या है, इसने बोला कि 10 सब्जेक्ट्स में जो इंफॉर्मेशन स्टडीज पे इंफॉर्मेशन छपी है वो इसने कवर की है, पर इसने वो 10 सब्जेक्ट नहीं बताए। तो इसकी भी जो इंफॉर्मेशन है 2-3 सेंटेंस में इसने और इलेबोरेट नहीं करी। आपको नहीं पता क्योंकि हर सब्जेक्ट, हमने पहले भी बात की है इस बारे में, हर सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट के कैटेगरी में बंद के रह जाता है, वो सब्जेक्ट दूसरी सब्जेक्ट्स में भी फॉल करता है। तो इंफॉर्मेशन स्टडीज जो है वो इंफॉर्मेशन स्टडीज सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से ही रिलेटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन स्टडीज हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी तरह से फॉल करती है। तो अगर इसने इस जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है इसने ये भी मेंशन किया होता कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो कवर किए हैं इसने पिछले 10 साल के, तो और भी ज्यादा स्कॉलर के लिए वो इंफॉर्मेटिव होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। इसने सिर्फ इंडिकेट किया, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा दिया, इसने सिर्फ इशारा दिया कि इस डॉक्यूमेंट में एक्चुअली है क्या, पर पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, पूरी इंफॉर्मेशन खुल के नहीं दी। तो इस वाले एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी होती है। उस तरह की एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस को कहते हैं इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट। ये आपके पेज नंबर 58 पे है आपकी बुक के। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी एक ही बात है कि जो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है हर तरफ से, चारों तरफा इंफॉर्मेशन जब कवर होती है तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। तो चारों तरफा इंफॉर्मेशन जो एब्स्ट्रैक्ट देता है उस एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस को कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कहते हैं। इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 100 से शुरू होती है और वो आगे भी जा सकती है। जो पीछे थी इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव वाली, उसकी वर्ड लिमिट हमारी 50 तक थी। तो अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के सुना रही हूँ कि एक डिक्शनरी है, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी टेक्निकल टर्म्स की, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की।
उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दी हुई हैं। फिर उस डिक्शनरी के बारे में बताया गया है, तो जब आप उसके बारे में उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये डिक्शनरी है क्या। ये बताया गया है दिस डिक्शनरी लिस्ट अबाउट 4000 टर्म्स इन लेटर बाय लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर गिविंग देयर हिंदी इक्विवेलेंट्स, कि इस डिक्शनरी में 4000 टर्म्स हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में और उनकी हिंदी में मतलब भी दिए हुए हैं। कौन से टर्म्स हैं इसमें, वो तो उसका टाइटल ही बता रहा है, टेक्निकल टर्म्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। टेक्निकल टर्म्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिक्शनरी है ये। और ये टेक्निकल टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे हम ये एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। इंडेक्स बोल रहे हैं, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। कैटलॉग कह रहे हैं, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, टेक्निकल टर्म है। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स कह रहे हैं, वो भी एक टेक्निकल टर्म है। साइटेशन भी एक टेक्निकल टर्म है। रेफरेंस भी एक टेक्निकल टर्म है। तो टेक्निकल टर्म का मतलब होता है किसी चीज का एक टेक्निकल नाम रख देना, क्योंकि जो हमारी फील्ड है वो साइंस है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। साइंस में हर फील्ड को एक टेक्निकल नाम दिया जाता है। तो ये सारी चीजों के जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये उसकी डिक्शनरी है वो। और उस डिक्शनरी में कितनी टर्म्स इंक्लूड की हुई हैं, 4000 टर्म्स। और वो डिक्शनरी कौन से सब्जेक्ट पे है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे है। तो इसका मतलब ये डिक्शनरी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें 4000 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सब्जेक्ट की टेक्निकल टर्म्स की इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की हुई है, मतलब बताए हुए इस डिक्शनरी में। The terms have been extracted from about 100 published books and periodical articles in Hindi। और ये टर्म्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए हैं, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स निकालना। ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इन्होंने कहाँ से निकाली हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है, इन्होंने निकाली है 100 छपी हुई किताबों और पीरियोडिकल आर्टिकल्स में। पर ये किस भाषा में छपे हुए हैं किताबें और आर्टिकल, हिंदी में। Some university UGC question papers have also been used for title for this purpose। कुछ यूनिवर्सिटी के और यूजीसी के क्वेश्चन पेपर्स को भी इस यूज किया गया है इस डिक्शनरी को बनाने के लिए। इन सम केसेस मोर देन वन हिंदी इक्विवेलेंट्स आर लिस्टेड। और कुछ वर्ड्स का मतलब एक से दो तीन शब्दों से समझाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर एक टेक्निकल टर्म है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही शब्द से नहीं हिंदी में लिखा हुआ, 2-3 हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं कि इसका मतलब ये भी है, ये भी है। ठीक है। इन सम केसेस also include some personal names and abbreviations। इसमें कुछ personal names और abbreviations भी हैं, जैसे BC, विक्री एंड FID। कुछ popular abbreviations भी हैं, जैसे IFLA, LCSH। IFLA क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी एसोसिएशंस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस। ये लाइब्रेरी साइंस की इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। तो ये एब्रीवेशंस भी इस डिक्शनरी में इंक्लूडेड हैं। LCSH, LCSH क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएस की नेशनल लाइब्रेरी है जिसने सब्जेक्ट हेडिंग्स की बहुत बड़ी वॉल्यूम्स निकाली है, जिसके बेसिस पे जब हम कैटलॉगिंग करते हैं तो अपने किताबों को सब्जेक्ट हेडिंग्स असाइन करते हैं, क्योंकि हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। हम अपनी मर्जी से किताब को सब्जेक्ट हेडिंग नहीं असाइन करते, हम किसी किताब के बेसिस पे असाइन करते हैं। तो एक उनमें से एक बहुत पॉपुलर किताब या स्टैंडर्ड जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ये एब्रीवेशंस भी इसमें यूज की गई हैं। तो ये इतना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट से आपको सारा इस डिक्शनरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल गई, इसीलिए इसे इंफॉर्मेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें आपको सब पता चल गया कि भाई 4000 टर्म्स हैं, ये टर्म्स कहाँ से ली गई, ये टर्म्स बुक्स और पीरियोडिकल से ली गई, और इस यूजीसी के पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स से भी कुछ टर्म्स उठाई गई हैं, और कुछ कुछ को तो 2-2, 3-3 शब्दों से समझाया गया है, हिंदी ट्रांसलेशन की 2-2, 3-3 शब्दों से की है, और कुछ एब्रीवेशंस भी इसने यूज किए। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा मुझे डिक्शनरी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। और जो आखिरी तरह का एब्स्ट्रैक्ट है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आपने अपने ये तो था 100 शब्दों से लेके 250 शब्दों तक पहुंच सकता है, ये जो मैंने अभी बताया कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट, ये 100 से 250 शब्दों तक आपको डिफाइन करना है। जो एक्सटेंडेड एक्सट्रैक्ट है वो 600 या 600 से ज्यादा शब्दों का भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जो सबसे पहले हमने देखा था टाइटल वाले में सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स थी और कुछ नहीं था, सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स थी। ठीक है, जो एनोटेशन वाला था उसमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स के साथ 1-2 सेंटेंसेस थे,
ठीक है। और जो इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव था उसमें आपके 50 से ज्यादा शब्द नहीं थे, 20 से 50 शब्दों की लिमिट थी उसमें। 20 से 50 शब्दों में आपको उसके बारे में लिखना था, उस डॉक्यूमेंट को समझाना था। और जो कॉम्प्रिहेंसिव था वो आप 100 से 250 शब्दों को तक ले इसको डिफाइन कर सकते हो। और जो ये एक्सटेंडेड है ये और ज्यादा बड़ा आप समझाना चाहते हो, यानी कि 600 वर्ड से लेके 1000 वर्ड तक अगर आप इसमें डालना चाहते हो तो वो एक्सटेंडेड है। ये उसे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कब यूज किया जाता है? किसी का कुछ बैकग्राउंड वो आ रही है नॉइस, वो प्लीज उसे बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है जब आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हो तो कॉन्फ्रेंसेस में आपको आप पेपर प्रेजेंट करते हो, अपनी अपनी कोई रिसर्च करके पेपर सबमिट करते हो कि कॉन्फ्रेंस में मुझे ये पेपर प्रेजेंट करना है। तो कॉन्फ्रेंस में मोस्टली ऐसे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट मांगे जाते हैं, क्योंकि वो रिव्यू कमेटी उन्हें देखती है कॉन्फ्रेंस पेपर्स को, और छोटे से एब्स्ट्रैक्ट से उन्हें पता नहीं चलता कि आपका पेपर कैसा है। तो अगर आप 600 से 1000 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो तो जो रिव्यू कमेटी होती है वो उस बेसिस पे आपके पेपर को या तो कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट वहां पर एप्लीकेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे रीडर्स को, कैसे रिसर्चर्स को अप्रोच करना है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टाइटल वाला देना है तो टाइटल एब्स्ट्रैक्ट वाली भी तरीका है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का। एनोटेशन भी है, इंडिकेटिव भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है और एक्सटेंडेड भी है। एक्सटेंडेड मोस्टली उसमें यूज किया जाता है कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं इसके बाद हम मैम। हाँ जी बोलो, बोलो बेटे। मैम, एब्स्ट्रैक्ट निकालना है तो हमें उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज भी तो होनी चाहिए। सपोज मैं आर्ट्स से हूँ और कोई साइंस का एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो भी जर्नल या पीरियडिकल है उसके बारे में मुझे, जब डीएनए के बारे में मुझे पता होगा तो ही तो मैं वो कर पाऊंगी। वेरी तो गुड, फिर मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है वो आपको उस कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, तभी आप करोगे। कहीं आपने लाइब्रेरीज देखी हैं जो साइंस की होती हैं तो वो आपको मास्टर्स डिग्री भी साइंस में ही मांगती हैं। कोई डिग्री, अगर कोई लॉ की लाइब्रेरीज हैं तो वो प्रेफर करती हैं कि लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के साथ आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो लॉ में होनी चाहिए। जैसे मेरे घर के पास अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो वहां पर अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे शायद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो लॉ का नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये कंसर्न सब्जेक्ट का बंदा ही उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल सकता है, क्योंकि वही टर्म, अब जैसे मान लो लाइब्रेरी साइंस की किताबों का एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो हम लाइब्रेरी साइंस वाले लोगों से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे दूसरी स्ट्रीम के, तो किसी लाइब्रेरी साइंस वाले बंदे को ही वो दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ही एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। बिल्कुल सही समझे आप। और इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा इसमें दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसमें बताती हूँ। एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपके पेज नंबर 59 पे। मेरी आवाज आ रही है ना बेटे आपको? यस मैम। हाँ, तो Yes, ma'am. एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस डॉक्यूमेंट को आप पूरा पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रही, मैं आपको मोटा मोटी बात बता रही हूँ। पेज नंबर 59 पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसका टाइटल दिया हुआ है, उसका ऑथर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उस डॉक्यूमेंट की इंट्रोडक्शन। देखो, डॉक्यूमेंट जब भी लिखा जाता है तो उसको 5-6 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का टाइटल डिसाइड किया जाता है, फिर उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है, फिर उस डॉक्यूमेंट को बनाने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स, तीसरे नंबर पे स्कोप। आपने इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कवर किया है, किस किस एरिया को कवर किया है, कौन से पीरियड को कवर किया है। पीरियड भी स्कोप में आता है, एरिया भी स्कोप में आता है, पीरियड भी स्कोप में आता है। मान लो मैं पिछले 10 सालों में दिल्ली में क्या क्या चेंजेस हुए इस पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसको दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए, अगर मैं इस पे कुछ लिख रही हूँ तो मैं स्कोप में लिखूंगी कि ये जो मेरा पेपर है दिल्ली एरिया से रिलेटेड है और ये पिछले 10 साल के मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी कर रही हूँ। तो पिछले 10 साल में मेट्रो आई, ये सब आई, वो सब मैं लिखूंगी, ठीक है। तो स्कोप होता है पीरियड और वो तीसरे नंबर पर आता है। पहले इंट्रोडक्शन आई, फिर ऑब्जेक्टिव्स आई, फिर स्कोप आई, फिर आपकी मेथोडोलॉजी आती है कि आपने ये स्टडी करने के लिए क्या मेथड एडॉप्ट किया। आपने सर्वे किया, आपने लोगों से पूछा, या आपने ऑब्जर्व किया, या आपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर
ये डॉक्यूमेंट मतलब पीछे के डॉक्यूमेंट जो पहले इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ पढ़ के ये इंफॉर्मेशन कंपाइल किए, इकट्ठी की है। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी के बाद आप अपने रिजल्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हो और लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस देते हो। रेफरेंसेस वही मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ जब हम साइटेशंस वाला चैप्टर कर रहे थे, कि जो भी डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपने इस डॉक्यूमेंट को बिल्ड किया है, बनाया है, उन डॉक्यूमेंट्स की सारे एड्रेसेस आप लास्ट में देते हो, रेफरेंसेस देते हो। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये जो टाइटल है इसका इन्होंने एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आपकी बुक में बनाकर दिया हुआ है कि अगर ये जो पूरा है तो इसका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आप कैसे लिखोगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर एक डॉक्यूमेंट है उसे पढ़ो और उसका आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे। एब्स्ट्रैक्ट जब आप बनाते हो तो आपको उस डॉक्यूमेंट का जो समरी है वो अपने शब्दों में ढालनी होती है कि टोटल इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है, किस एरिया को कवर किया गया है। तो आप इसको मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसे प्लीज पढ़ना और कोशिश करना कि अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आप कैसे बनाओगे। कोई छोटा सा आप बुक उठाते हो, उसका कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर का एब्स्ट्रैक्ट लिखना की कोशिश करो कि ये चैप्टर है, इसकी अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट इसका लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट करके एक बहुत पॉपुलर पब्लिकेशन है, तो अगर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड वाला लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं जैसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द ईयर 2006, हर साल छपता है ये इंडियन साइंस, कवर्ड 18,224 पेपर्स। ये बता रहा है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स जो 2006 का है उसमें 18,224 पेपर्स हैं, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, विच एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशर्स अकाउंटेड फॉर इतना। फिर वो बता रहा है किस सब्जेक्ट के कितने हैं, इस सब्जेक्ट के कितने हैं। साइंस में बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, साइंस तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साइंस में अंदर फॉल करने वाले कितने डिसिप्लिन है, तो उसने बताया कि कौन से डिसिप्लिन के पेपर सबसे ज्यादा हैं, और फिर उसने बताया कि कौन से इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा पेपर्स इस इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड किए हुए हैं। वो बता रहा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, सीसीएस हरियाणा, ये सारा बता रहा है। और कौन से कितने इंस्टीट्यूट्स ने इन आर्टिकल्स इन सब्जेक्ट्स पे छापे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट्स की कवरेज बता रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। इससे जब आप इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 2006 का देखो, जाने से पहले, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 2006 डॉक्यूमेंट को रेफर करने से पहले अगर ये आप एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस एब्स्ट्रैक्ट में इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि हो सकता है आप टोटल साइंस पे तो आप स्टडी कर नहीं रहोगे, हो सकता है आप एनिमल हस्बेंड्री पे काम कर रहे हो, तो आप देखो कि अच्छा एनिमल हस्बेंड्री में इसमें 26% जो आर्टिकल्स की रेफरेंसेस दे रखी हैं, 26% तो एनिमल हस्बेंड्री पे ही हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा एब्स्ट्रैक्ट है। ये मैं देखता हूँ और एनिमल हस्बेंड्री की सारी रेफरेंसेस निकाल लेता हूँ, फिर जो रेफरेंसेस मेरे को बहुत बढ़िया लगेंगी, उनको जिनके एब्स्ट्रैक्ट, उनको जाके मैं फुल टेक्स्ट रेफर कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने सोर्स भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक होता है ऑटो एब्स्ट्रैक्ट। ऑटो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑटो का मतलब ही ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली हो जाए, जो कंप्यूटर से जनरेट होता है उसे ऑटो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। वो कैसे जनरेट होता है कंप्यूटर से अपने आप? कंप्यूटर क्या करता है, क्या पढ़ लेता है? कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ये देख लेता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे कहते हैं की वर्ड, की मतलब चाबी, कौन सा ऐसा वर्ड है जो डॉक्यूमेंट में बार बार आ रहा है। जो डॉक्यूमेंट, अगर एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बार बार आ रहा है तो उसे कीवर्ड कहते हैं, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में उसी वर्ड को ज्यादा डिस्कस किया गया, उसी वर्ड के बारे में ज्यादा बात की गई है। तो जिस डॉक्यूमेंट में जिस वर्ड के बारे में ज्यादा बात की होगी तो कंप्यूटर समझ जाता है ये डॉक्यूमेंट उसी पे लिखा गया है। ठीक है, अगर कोरोना वायरस पे मैं कुछ लिखा है, कंप्यूटर ने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है, तो बार बार एक वर्ड कोरोना वायरस तो आएगा ही, तो कोरोना वायरस वो कीवर्ड पकड़ लेगा। और कोरोना वायरस हेल्थ पे सेक्टर पे कितना प्रेशर डाल रहा है, तो हेल्थ सेक्टर वर्ड भी बार बार आएगा, तो हेल्थ सेक्टर भी एक कीवर्ड हो गया। और इंडिया के कोरोना वायरस को मैं डिस्कस कर रही हूँ तो इंडिया वर्ड भी बार बार आएगा, तो वो इंडिया के एक कीवर्ड को पकड़ लेगा। तो कंप्यूटर ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ के अपने आप एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेगा। तो आजकल ऑटोमेटेड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज भी आ गई हैं, जो कंप्यूटर अपने आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट करता है। कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया वो कैसे सिलेक्ट करता है, जो वर्ड्स बार बार डॉक्यूमेंट में यूज हो रहे हैं वो कीवर्ड्स हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कभी जर्नल्स में आर्टिकल्स देखते हो तो उसमें सबसे पहले आर्टिकल का ऊपर टाइटल दिया होता है, फिर ऑथर दिया होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है और फिर कीवर्ड्स भी दिए होते हैं।
फिर कीवर्ड्स भी दिए होते हैं कि कई बार होता है कि हम एक फिनोमिनन को एक ही नाम से जानते हैं पर उसके और भी कई नाम होते हैं। तो जब हम, हो सकता है टाइटल में जो वर्ड है उस वर्ड से हम फैमिलियर ना हो, हम ना जानते हैं उस वर्ड को, तो हम उसके जो कीवर्ड्स को कहते हैं अच्छा अच्छा ये वर्ड तो मेरे काम का है, तो उस कीवर्ड से हमें पता चल जाता है इस डॉक्यूमेंट में इस सारी चीजों की भी जानकारी है। जैसे हो सकता है कि कोरोना वायरस को सबको पता हो पर कोविड-19 सबको ना पता हो। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहते हैं, तो कीवर्ड में अगर कोविड-19 लिखा होगा या कोविड-19 टाइटल पे है और कीवर्ड में कोरोना वायरस लिखा होगा, तो कोविड-19 वाले डॉक्यूमेंट को देख के जब आप कीवर्ड देखोगे तो आप कहोगे अच्छा अच्छा ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट। तो कीवर्ड भी आपको चाबियां देते हैं उस डॉक्यूमेंट को की जानकारी को खोलने के लिए। तो कीवर्ड आपको चाबियां देते हैं उस डॉक्यूमेंट की जानकारी को खोलने के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट उस डॉक्यूमेंट की पूरी समरी देता है। और जब भी किसी बढ़िया जर्नल में डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका बढ़िया टाइटल, आपका एब्स्ट्रैक्ट और आपके कीवर्ड्स। और जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये बिल्कुल ये वो वाले एब्स्ट्रैक्ट हैं जो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट ही उसे बना सकते हैं। अब उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं और उनकी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स बेटा ऐसे होते हैं जो जेनरिक हैं, जेनरिक का मतलब होता है जनरल टाइप के, जो सबको पता होते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं चाहिए होते। पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे साइंस है, ठीक है, उसमें इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था डीएनए का, तो वो हम आम लोगों को जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं, उन्हें वो वर्ड्स नहीं पता होते। तो ऐसे जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो एक्सपर्ट्स को रेफर किया जाता है, तो इन एब्स्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स जो है प्रोफेशनल्स बनाते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब कि अब एक क्षेत्र में काम करते हुए जैसे 20-25 साल हो जाते हैं तो उसे इस प्रोफेशन की काफी जानकारी हो जाती है, तो उसे कहते हैं कि इस फील्ड में प्रोफेशनल है। तो उस फील्ड के जाने माने प्रोफेशनल्स को वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जनरेट करो, तो उसे कहते हैं प्रोफेशनल एब्स्ट्रैक्ट और प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तरह थे 10 तरह के एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस थी जो मैंने आपको बताई। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया कि एब्स्ट्रैक्टिंग होती क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है, यूजफुलनेस इसकी पेज नंबर 56 पे है, वो मैंने आपको बता दी है। फिर टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो 10 तरह के होते हैं, वो 10 के 10 तरह मैंने बता दिए। और स्कोप भी इसका निर्धारित करना होता है और कैटेगरी भी इसकी निर्धारित करनी होती है। कैटेगरी मतलब सब्जेक्ट वाइज होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और स्कोप मतलब एरिया और पीरियड वाइज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप मान लो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, कि आपको किस तरह का टाइप, हमने 10 तरह के टाइप्स पढ़ ली कि आप किस तरह का एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो। एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे टाइटुलर बनाना है, एनोटेशन बनाना है, डिस्क्रिप्टिव बनाना है, इंडिकेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, और कैसा बनाना है, उसके हिसाब से आप वो आगे बढ़ते हो। एक मैं बताना भूल गई, एक होता है ऑथर एब्स्ट्रैक्ट। ऑथर एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, उस ऑथर की प्रोड्यूस की हुई सारा लिटरेचर आप एक जगह एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस उसकी देते हो। अगर एक ऑथर बहुत पॉपुलर है, उस ऑथर ने उस सब्जेक्ट पे बहुत काम किया है, तो आप, वो ऑथर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मान लो इंस्ट्रॉग है, इंस्ट्रॉग ने क्या क्या प्रोड्यूस किया, तो उसकी प्रोडक्शन के जो एब्स्ट्रैक्ट को आप वो ऑथर एब्स्ट्रैक्ट कहोगे। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाते कैसे हैं, अब हम इस पे पहुंच गए। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना किसका है, बनाना किसका है, कौन से फॉर्म ऑफ लिटरेचर का है। आपको किताबों का बनाना है, आपको आर्टिकल्स का बनाना है, या आपको थीसिस का बनाना है, या आपको तीनों का बनाना है। तो यानी कि आपको अपना फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करना है कि आपको किस किस का बनाना है। आपको न्यूज़पेपर भी उसमें डालने हैं या नहीं डालने हैं, ये सब आपको डिसाइड करना है। फिर आपको उसको ये सारा डिसाइड करने के बाद आपको 3 स्टेप्स हैं, ये आप ध्यान से सुनिए बेटा, 3 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको फिर अभी काम देकर जाऊंगी कि नेक्स्ट टाइम में आपको एक एक डॉक्यूमेंट का आपको बनाकर लाना है एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये जो 3 स्टेप्स कौन से हैं, पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी उसकी की इंफॉर्मेशन है। की इंफॉर्मेशन, की का मतलब वैसे तो चाबी होता है, पर यहाँ पर मतलब है कि महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। आपको डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और डॉक्यूमेंट में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है। दूसरा, फिर आपको उस इंफॉर्मेशन को, जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी उसमें से निकाली है इस डॉक्यूमेंट में, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और आखिरी में उसे आपने लिखना है, राइट करना है एब्स्ट्रैक्ट को। तो जो आइडेंटिफाई आप करोगे वो कैसे करोगे, आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है पेपर के, वो बहुत ध्यान से पढ़ोगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स मतलब जिनमें इंट्रोडक्शन दी हुई है उस आर्टिकल की, वो पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फाउंडेशन है पूरे उसकी। कोई घर बनाते हैं तो घर की नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए जब उसने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, जब उसने वो आर्टिकल बनाना शुरू किया, तो उस आर्टिकल को बनाने के लिए उसने एक भूमिका बांधी, एक इंट्रोडक्शन रखी दी आपको। तो वो इंट्रोडक्शन आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी इंट्रोडक्शन में आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसके किस वजह से, ऑब्जेक्टिव मतलब वजह, किस वजह से उसने ये टॉपिक उठाया है पढ़ने के लिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में आपको उसको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कि ये किस वजह से उसने ये टॉपिक उठाया है। स्कोप मिलेगा कि कौन कौन से एरिया और पीरियड को उसने कवर किया है इस टॉपिक में। और हाइपोथेसिस मिलेगा, अगर उसने कोई हाइपोथेसिस बनाया है तो। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो हम अपना मन में एक धारणा धारण कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, और मैं देखता हूं कि ऐसा होगा, तो वो जो धारणा हम अपने मन में धार लेते हैं उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट में कोई हाइपोथेसिस हो। कुछ जरूरी नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट में हाइपोथेसिस हो। जिसमें रिसर्च की जाती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके, उसमें हाइपोथेसिस होता है, बाकियों में नहीं भी, कईयों में नहीं भी होता। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसकी स्कोप मिल जाएगी, और अगर उसमें हाइपोथेसिस है तो वो मिल जाएगा। तो आपको इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ्स हैं वो अच्छे से रीड करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, समरी पार्ट पे जाना है। ठीक है, बीच का डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्टरी पार्ट और फिर उसका समरी पार्ट, क्योंकि समरी पार्ट में उसने अपनी फाइंडिंग्स लिखी होंगी। अब जो उसने जाना, सारी स्टडी करने के बाद जो उसने निकाली जानकारी, फाइंडिंग्स मतलब जो उसने फाइंड आउट किया, जो उसने निकाला, वो उसने लिखा होगा, और अपनी रेकमेंडेशंस लिखी होंगी। जानकारी लिखने के बाद उसने रेकमेंड भी किया होगा। रेकमेंड का मतलब होता है उसने कुछ विचारों को प्रस्तुत भी किया होगा उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के सामने, कि अगर ये भी करना चाहिए, इस क्षेत्र में ये करना भी एडवाइजेबल है, इस क्षेत्र में ये करना भी एडवाइजेबल है। तो आपको अपनी कंक्लूजन पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें उसने जानकारियां, फाइंडिंग्स और रेकमेंडेशंस दी हैं। फिर आपने अच्छे से मेथोडोलॉजी को, कौन सी मेथोडोलॉजी उसने यूज की है इस फाइंडिंग पे पहुंचने के लिए, उसने कोई मेथड अपनाया होगा ना। कि अगर मान लो कोरोना वायरस का किसी ने दवाई बनाई है, तो शुरू में लिखा होगा कि कोरोना वायरस बहुत फैल गया, ये देखते हुए तो उसका इंट्रोडक्शन होगा। लास्ट में लिखा होगा कि हमने ये दवाई इसकी बनाई है, और ये हम रिकमेंड करते हैं कि ये दवाई ये लोग लें, जिनको डायबिटीज है वो ना लें, वो ऐसा करें। तो ये फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन हो गई। और बीच में लिखा होगा कि ये दवाई बनाने के लिए क्या मेथड अप्लाई करा, मेथड कौन सा यूज किया, किन लोगों पर कौन सा मेथड यूज किया, कौन से सॉल्ट यूज किए, किस किस पे ये दवाई टेस्ट की गई। तो ये सारा डेटा दिया होगा कि ये हमने इतने लोगों पर इस दवाई का एक्सपेरिमेंट किया, उन पर ये सफल आई। तो वो सारा मेथड कौन सा है, कौन से मटेरियल दवाई को बनाने में यूज हुए, कौन सी इक्विपमेंट यूज की, ये किस तरह से बनाई गई, और ये किन लोगों पर आजमाई गई, तब हम इस सारांश पे निकले कि ये दवाई कारगर साबित होगी। तो वो सारी मेथोडोलॉजी और वो जो हम देखते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और पैसेजेस आपको लगे हैं, जो मैंने आपको शुरू से बता दिया कि इंट्रोडक्टरी वाला पढ़ना है, कंक्लूजन वाला पढ़ना है, और लास्ट में ये जो कंक्लूजन, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस आई हैं, इनको करने के लिए मेथड कौन सा अप्लाई किया गया, वो करने के बाद आपको सबको जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें हाईलाइट कर लेना है या अंडरलाइन करके निशान लगा के रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस इंफॉर्मेशन को वो करना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना है।
तो सिस्टमेटिकली आप अरेंज कैसे करोगे? हमेशा जो चीज है शुरुआत उसके ऑब्जेक्टिव से होती है कि उसका अभिप्राय क्या था, कारण क्या है। तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखोगे इसकी इस टाइटल को बनाने के पीछे कारण क्या है, क्या स्कोप है, मतलब इस जो डॉक्यूमेंट में किस पर कितने एरिया को कवर किया गया है, कौन से पीरियड को कवर किया गया है, कि क्या हाइपोथेसिस माना गया है, अगर कोई हाइपोथेसिस है तो क्या मेथोडोलॉजी है, क्या फाइंडिंग्स हैं और कंक्लूजन्स हैं। इस सीक्वेंस में ही लिखोगे आप, इसी सीक्वेंस में लिखोगे। कौन सी, मैं दोबारा बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस अगर कोई है तो इस फॉर्मेट में आप उसे अरेंज कर लोगे और उसके बाद अपने एब्स्ट्रैक्ट को अपने शब्दों में लिखोगे और इसमें आप साइटेशंस भी दोगे। साइटेशन क्या दोगे? उस डॉक्यूमेंट की बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। और आपकी जो कोर्स में है वो कौन सा साइटेशन स्टाइल है? एमएलए हैंडबुक। तो ये सब, क्योंकि बिना साइटेशन के आप एब्स्ट्रैक्ट दे दिया तो बंदा जाके उसे ढूंढेगा कहाँ, उसका एड्रेस देना बहुत जरूरी है। तो साइटेशन का स्टाइल्स हम आपको पहले भी हम बता चुके हैं, बुक्स का, कॉन्फ्रेंस पेपर्स का, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है, जो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर बुक है तो बुक को आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट चैप्टर पढ़ना है, फाइनल चैप्टर पढ़ना है, बीच के मेथड्स वगैरह पढ़ने हैं, उसके टेबल ऑफ कंटेंट से बुक का एब्स्ट्रैक्ट लिखना थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। रीजन बीइंग कि बुक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप उसके टेबल ऑफ कंटेंट से उसके चैप्टर्स को भी देखोगे। अगर कोई नॉवल है तो देखोगे कहानी कैसे मूव कर रही है, अगर उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो आप लिखोगे ये कहानी अफगानिस्तान की एक लड़की की है जो वहां से पहुंची, ऐसे करके उसे छोटा सा एक एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे। और फिर उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दोगे साइटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर बुक है तो बुक की दोगे, और अगर कॉन्फ्रेंस पेपर के आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो उसकी दोगे, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की, जो भी है, जर्नल है, जो भी है, आप उसकी बनाओगे। तो आपको अब ये समझ आ गया कि जो कौन से कंपोनेंट्स असेंशियल हैं एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर हमारी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस की बात होती है खत्म। अब हमारा अगला स्टार्ट होता है डाइजेस्ट सर्विस। डाइजेस्ट सर्विस के बाद हम बात करेंगे न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस की, ठीक है। तो अब डाइजेस्ट और न्यूज़पेपर क्लिपिंग करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि किसी को इस बारे में कुछ बात करनी है तो मैं अभी 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लेती हूँ। तो प्लीज आप बात कर सकते हो जब हम अगले पे चलेंगे। फिर किसी को कुछ बात करनी है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के बारे में? मैम हाँ बोलो। मैम एब्स्ट्रैक्ट में किसका सस्पेंस खत्म कर सकते हैं कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था अभी कि एक लड़की है तो लास्ट में उसका सस्पेंस खत्म कर सकते हैं कि हाँ फाइनली वो पाकिस्तान पहुंच गई। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, सस्पेंस मत खत्म करो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो, क्योंकि फिर पढ़ने की जो जिज्ञासा है रीडर्स की वो ही खत्म हो जाएगी। आपने तो पूरा सस्पेंस ही खोल दिया। तो उसको एक ऐसे एंड पे छोड़ दो कि फिर अब आप इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। इसको जानने के लिए, अगर आप ऐसी स्टोरीज को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो इसको जानने के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर करें जिसकी डिटेल्स आपने दी होंगी, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। ओके मैम, जैसे मूवी में लिखा जाता है सिर्फ थोड़ा लिखा जाता है फिर उसको क्लोज रखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो जो मूवी में भी लिखा जाता है वो 3 घंटे की मूवी को वो छोटा सा एक आपको वो देकर दे देते हैं कि उसे देखकर आपको पता चले कि ये मूवी है किस पर, पूरी स्टोरी नहीं रिवील करते। तो अगर आप नॉवेल्स को फिक्शन का मतलब होता है झूठी चीज, फिल्में भी झूठी हैं, सच्चा में से कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से जो नॉवेल्स हम पढ़ते हैं लिटरेचर में, ये भी फिक्शन होती है। इसे किस कैटेगरी में डाला जाता है लाइब्रेरी साइंस में? फिक्शन में। तो ये कहानियां होती हैं, ठीक है। तो कहानियों को जब आप पोर्ट्रे करते हो किसी को, तो आप पूरी कहानी नहीं बता देते एब्स्ट्रैक्ट में। कहानी किस पर है, किस बारे में बात कर रही है, किस दौर की है, किस प्रांत की है, वो आप बताते हो। उसके कौन से की कैरेक्टर्स हैं जो उस कहानी में हैं, बट कहानी में क्या हुआ। और वैसे भी कहानियां तो ऐसे लिखी होती हैं कि जब उन्हें पढ़ो तो मजा आता है। जैसे मूवी की अगर आपको कोई स्टोरी बता भी दे तब भी आपका मन करता है कि मैं खुद देखूं, क्योंकि आप उसमें जब देख रहे होते हो तो उसका पार्ट बन जाते हो। जब वहां पे कोई रोने वाला सीन आता है तो आप रो भी पड़ते हो, हंसने वाला आता है तो हंस भी पड़ते हो। तो कहानियों को पढ़ने के लिए इसीलिए इन्हें लाइट रीडिंग कहा जाता है, कि ये जो फिक्शन होती है ये हमें लाइट करती है, हमारे स्ट्रेस को लाइट करती है, हमें एंटरटेन करती है और हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। हम अपनी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। और कोई प्रश्न, क्वेश्चन?
मैम और एनोटेशन के बारे में एक बार दोबारा बता दीजिए। एनोटेशन, एनोटेशन के बारे में बता दीजिए मैम दोबारा। ठीक है। एनोटेशन क्या होता है, जब हम एक बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दे दी एक डॉक्यूमेंट की जिसकी हमने एब्स्ट्रैक्ट बनानी है, तो सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स देने के बाद एक या दो सेंटेंस में हम उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे दिस, अगर नॉवल ही है, जैसे अभी इस बच्ची ने पॉइंट आउट किया था, तो दिस नॉवल टॉक्स अबाउट अ गर्ल who is longing to go back to her country and has lost her way in between, that's all। एक सेंटेंस में जब आप एक डॉक्यूमेंट को समझा रहे हो उसकी बिल्कुल, तो उसे कहते हैं एनोटेशन। और मैंने एनोटेशन का एक मतलब आपको ये भी बताया था कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, किताब पढ़ रहे हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज लगी आप उसको ऐसे अंडरलाइन या मार्क कर लेते हो और उसके ऊपर फिर कुछ लिख भी देते हो, तो उसे कहते हैं एनोटेशन। कि आपने अपने समझ के लिए अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख दिया है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड ऐसे लिखूंगा मैं, तो उसे कहते हैं एनोटेशन। नोट्स पुट करना, एनो मतलब एनोटेशन, नोट बनाना। अपने नोट्स किताब में ही बना लेने छोटे छोटे, जब उसे हाईलाइट किया तो उसे कहते हैं कि आपने एक छोटा सा नोट दे दिया, जो किताब में जिसकी एक्सट्रैक्ट बनाया उसका लंबा चौड़ा एक्सट्रैक्ट नहीं दिया, एक छोटा सा नोट दे दिया जिससे हल्का सा इशारा मिल जाए बंदे को ये किस बारे में। बोलो। ओके मैम, थैंक और कोई मैम स्लांट एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, वो मैंने मिस कर दिया ना। यस मैम। देखो, स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता। वो क्या करता है, स्लांट का मतलब, वैसे मतलब क्या होता है, स्लांट का मतलब होता है ऐसे, ऐसे स्लांटिंग, नीचे ऐसे तिरछा, जैसे स्लांटिंग छत है, तो स्लांटिंग छत पे क्या होगा, अगर उस पे वो जाएगी, बर्फ जाएगी, तो बर्फ नीचे गिर के चल जाए, इसीलिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें स्लांटिंग छतें होती हैं। ऐसे होगी तो बर्फ गिरेगी तो वो तो नीचे ही छत बैठ जाएगी, बंदा मर जाएगा, तो इसीलिए स्लांटिंग होती है। तो स्लांटिंग एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, एक स्पेसिफिक पोर्शन को उठाया जाता है स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए, ठीक है। हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट, कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने कोई डॉक्यूमेंट निकाला है, तो उसमें कोई पेट्रोलियम का एक स्पेशल, पेट्रोल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, गैसोलीन और ये सारे, उस पे एक छोटा सा जो उसके बारे में लिखा हुआ है उस बारे में को एक्सप्लेन करने को स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जब एक स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में आप एक्सप्लेन करते हो। ये साइंटिफिक कम्युनिटी को सर्व करता है। साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की स्टडी करे उसे कहते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी, और जो पेपर साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो उसे साइंटिफिक पेपर कहते हैं। और साइंटिफिक, इवन लाइब्रेरी साइंस का पेपर भी साइंटिफिक पेपर हो सकता है, क्योंकि आप उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज करते हो, और लाइब्रेरी साइंस इज ऑल्सो साइंस। साइंस इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही साइंस है। हर सब्जेक्ट जिसमें कुछ खोज हो रही है वो साइंस है, हर सब्जेक्ट। इवन सोशल साइंस को भी, अब देखो, पहले कहते थे सोशल स्टडीज, अब सोशल स्टडीज वर्ड नहीं है, अब वर्ड क्या है, सोशल साइंसेस। साइंस कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप कुछ नई खोज कर रहे हो, कुछ नया खोज कर ला रहे हो सामने, तो वो साइंस है, ठीक है। तो किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट को केटर करने के लिए स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। और कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसे आपने पहचानना है कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो वो अगर उसमें कुछ नया साइंस आई है, साइंस बाहर आई है, कोई नई खोज हुई है और टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो साइंटिफिक पेपर है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, वो आपने मैम क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा और कि मतलब अगर मान लो कि कोई 12th की बुक है मैथ्स की, जैसे आर डी शर्मा, तो उसमें सारे चैप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं, तो हम उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग उसके टाइटल से करेंगे या फिर हम चैप्टर वाइज करेंगे? देखो, उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग में आप, बहुत अच्छा सवाल है, उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग में आप ऐसे लिखोगे कि ये किताब एक सप्लीमेंट्री किताब है 10th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो तो उसकी मेन किताब है ना। आप एनसीईआरटी के अलावा जो बच्चा आर डी शर्मा रेफर करता है ना, वो तो एक तरह से उसको एक एडिशनल किताब है ज्यादा हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए। तो आप पहले उसको 2 शब्दों में ये बताओगे, 2 लाइनों में, कि ये किताब 10वीं कक्षा के छात्रों को पर के लिए है, जो अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ प्रयास करना चाहते हैं,
ठीक है। और इसमें कौन को, इसीलिए इसमें 10वीं के पूरे सिलेबस को हाई लेवल के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उस पूरे सिलेबस में जो मेन टॉपिक्स हैं उनको आप 2-4 को लिख भी सकते हो। तो जब आपने 10वीं का सिलेबस लिख दिया है, जो भी क्लास है उसका सिलेबस लिख दिया, तो उसे पता चल गया कि इन टॉपिक्स पे सारे चैप्टर्स के नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने 10वीं का सिलेबस दे दिया तो जो 10वीं का स्टूडेंट है उसे पता है कि मेरे सिलेबस की हर चैप्टर के हर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन इस किताब में है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। अब ऐसा करते हैं कि हम डाइजेस्ट सर्विस से पहने से पहले आप कोई डाइजेस्ट सर्विस और न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं टाइम देख रही थी, मैं वो कवर करना चाह रही हूँ, जो कि हमारा यूनिट 4 है, रेफरल सर्विस। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने कवर कर ली और आपको उसकी जिस समझ भी आ गई। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप घर जाकर किसी भी बढ़िया नॉवल को उठाना, इससे आपके पढ़ने की हैबिट भी बढ़ेगी, रीडिंग हैबिट इनकलकेट होगी। इनकलकेट मतलब आपके अंदर घुसेगी। तो आप कोई अच्छा सा नॉवल, चाहे हिंदी का उठाना चाहे अंग्रेजी का उठाना, नॉवल उठाना, उसको पढ़ना पतला सा, और उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश करना, और इस चैप्टर को भी आप रीड करना और पहले सीखना। हमने तीन बातें सीखी हैं कि हमें डॉक्यूमेंट को पहले है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना होता है और फिर उसे लिखना होता है। ये 3 तरीके हैं। और उससे पहले हमें निर्धारित करना होता है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना कैसा है। इंडिकेटिव लिखना है, जो 10-11 तरीके के हमने पढ़े। और उसके बाद हमें फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी होती है, भाई किसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, मुझे किताब का लिखना है, किसी जर्नल के आर्टिकल का लिखना है, थीसिस का लिखना है, डिसर्टेशन का लिखना है। ये डिसाइड करने के बाद आपने जिसका भी डिसाइड किया, आप किसी जर्नल के आर्टिकल का भी लिखना चाहते हैं, तो पहले उसके इंट्रोडक्टरी पेजेस को अच्छे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स को अच्छे से भरोगे, फिर उसके कंक्लूजन को पढ़ोगे जिसमें फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस है, फिर उसके बीच के पार्ट को पढ़ोगे जिसमें मेथोडोलॉजी, मटेरियल यूज, इक्विपमेंट यूज, ये सब है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे अपनी सारी बातों को, कहाँ से स्टार्ट करके ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्कोप, स्कोप के बाद हाइपोथेसिस अगर है, हाइपोथेसिस सब में नहीं होता, फिर मेथोडोलॉजी, फिर फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस अगर उसमें है। इसी सीक्वेंस में आपने उसमें अपने पूरे एब्स्ट्रैक्ट को 2-2 लाइनों को इसी सीक्वेंस में लगाना है, पहले ऑब्जेक्टिव्स को और फिर उसे अल्टीमेटली लिख देना है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीका है। और एब्स्ट्रैक्ट लिख के कितने टाइप्स होते हैं हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम रेफरल सर्विस पे सीधा चलते हैं। उसके साथ ही हमारी हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ये होता है कि जब हम अपने मन में कुछ देखो, अगर जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और मैं कोरोना वायरस पे कुछ करना चाहती हूँ काम, ठीक है, और मैं ये देना ना है, क्या बोल रहे हो बेटे? अपने तो हेलो, देना होता ना। हाँ हाँ, जो देखो, जब भी कोई जब आप कोई स्टडी करते हो, जब आप कोई स्टडी करते हो तो आप एक मन में आपके एक वो आती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल जो दे रही हूँ उससे आपको समझ आएगा। जैसे मान लो मैं कोरोना वायरस पे स्टडी करना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस अभी आजकल बहुत फैला हुआ है। अगर मैं ये मन में धारणा करूँ कि ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस उनको ज्यादा होता है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है उनको नहीं होता, ये वेजिटेरियंस को कम होएगा और नॉन वेज, मेरे मन में ये धारणा आ गई है। पर मेरे मन की धारणा, मैं भगवान जी नहीं हूँ कि जो मैंने सोच लिया वो मैं लोगों को पब्लिश कर दूंगी तो लोग मान लेंगे। तो ये जो मेरी धारणा है, ये मैंने अपने मन से, मेरा गट फीलिंग कह रही है, इसको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, इसको मुझे साबित करना पड़ेगा। और साबित करने के लिए मैं कैसे साबित करूंगी, इसको मैं क्या करूंगी, मैं जो कोरोना पेशेंट्स हैं 100 पेशेंट लूंगी, 100 पेशेंट का सर्वे करूंगी, जो 100 बीमार हैं उनमें से देखूंगी कौन से वेजिटेरियन है कौन से वेजिटेरियन। अगर 100 में से 80 ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो मेरी धारणा सही साबित हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको सर्वे करके प्रूव कर दिया, अपनी धारणा को साबित कर दिया कि देखो मेरा सोचना था कि नॉन वेजिटेरियन लोगों को ज्यादा होता है कोरोना वायरस, वेजिटेरियन को नहीं होता। तो 100 में से 80 लोग तो नॉन वेजिटेरियन थे, यानी कि कम प्रोपोर्शन है नॉन वेजिटेरियन की सॉरी, जिनको कोरोना वायरस होता है। जैसे कि आपने कहीं व्हाट्सएप मैसेज और न्यूज में भी देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है बी पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है उन्हें कोरोना वायरस कम होएगा। तो ये एक धारणा है। धारणा के बाद इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, जो आपकी सोच कह रही होती है, पर उस सोच को आप ऐसे ही कम्युनिटी में, रिसर्च कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं कर सकते जब तक आप उसे वो नहीं करते। जैसे अगर मेरी धारणा है कि हरियाणा और पंजाब में बेटी पैदा होने पे दुख मनाया जाता है, तो अगर ये मेरी धारणा है, मैं जाकर किसी को बोलूंगी तो वो मानेंगे नहीं।
जब तक मैं उसको सेंसस का डेटा इकट्ठा करूंगी, दिखाऊंगी कि देखो भाई सेंसस में हर बार ऐसा होता है कि लड़कियों की जो रेशो है लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है, इसका मतलब वो लड़की पैदा होने नहीं देते या पैदा होने से पहले ही उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो मेरे को कोई ना कोई उसका बेसिस बनाना पड़ेगा, कोई एविडेंस देना पड़ेगा कि अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। और एक बात और, ये सोचा जाता है जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि जो मैंने हाइपोथेसिस सोचा है वो मेरा प्रूव ही होना चाहिए तभी मेरी रिसर्च सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक हाइपोथेसिस किया, अगर वो आपका गलत भी प्रूव हो गया तब भी आप अच्छे रिसर्चर हो। कम से कम आपने एक हाइपोथेसिस बनाया और आपने ये प्रूव किया कि नहीं, अपने आप को आपको कि ये मेरा हाइपोथेसिस रॉन्ग था, ये प्रूव नहीं हुआ। अगर मैंने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का हाइपोथेसिस बनाया है और आया कि भाई 50% वेजिटेरियन थे 50% नॉन, तो मेरा हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को बराबर ही हो रहा है, वेजिटेरियन लोगों को भी हो रहा है, नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी हो रहा है। तो हाइपोथेसिस से कहते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इसका हिंदी वर्ड एज्यूम करना, ऐसा मानना। जैसे हम मैथ्स में नहीं कहते कि मान लेते हैं x 5 के बराबर है, मानना, मानना उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। आपका मानना, उस मानने को आपको प्रूव करना होता है। हाँ, परिकल्पना बनाना उसे कहते हैं कि रिसर्च में उसे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। रेफरल सर्विस, रेफरेंस सर्विस और रेफरल सर्विस में डिफरेंस है। रेफरेंस सर्विस और रेफरल सर्विस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक लाइब्रेरी में, मान लो मैं जिस लाइब्रेरी में काम करती हूँ उसमें 80,000 किताबें हैं, 100 पीरियोडिकल्स हैं, 21 अखबार हैं और अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अगर मेरे पास कोई यूजर आता है और वो मुझे बोलता है कि इस टॉपिक पे आपके यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो, हो सकता है वो मेरे पास ना हो। अगर उस केस में वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको या तो जवाब दूंगी नहीं है, या फिर मैं बीइंग इन इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, हमारा जो मोटो होता है, मोटो का मतलब होता है हमारा एम जो होता है, वो ये होता है कि हम अपने यूजर्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सेटिस्फाई करें। तो हाँ, सेटिस्फाई करें। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस करी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1961 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी है जो बहुत रेप्यूटेड लाइब्रेरी है और जिसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिवाइस किए हैं, बनाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स में हम ACR2 से कैटलॉगिंग करते हैं तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स को रेफर करते हैं। बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स होती हैं, उनमें अल्फाबेटिकली सब्जेक्ट हेडिंग्स दिए होते हैं। तो बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे A to E का एक वॉल्यूम होगा, आप इसे देखना किसी लाइब्रेरी में जाके, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स क्या होते हैं, तो उसको रेफर करके हम सब्जेक्ट हेडिंग्स कैटलॉगिंग में देते हैं सब्जेक्ट के कीवर्ड्स डालने के लिए डॉक्यूमेंट में। तो रेफरल सर्विस कहाँ, किसने स्टार्ट की? रेफरल सर्विस स्टार्ट करी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, क्योंकि उसे ये नीड महसूस हुई, ये जरूरत महसूस हुई कि कई बार क्या होता है, उनके पास 1 करोड़ किताबें हैं, 1 करोड़ उनका कलेक्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, और उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे हमारा, जहां मैं काम करती हूँ वो कॉलेज सिर्फ कॉमर्स का है, तो अगर कोई साइंस की बुक्स उसमें देखने आएगा BSc MSc की, तो उसे नहीं मिलेंगी क्योंकि हमारे कॉलेज में BSc MSc है ही नहीं। हमारा कॉमर्स और आर्ट्स का कॉलेज है तो उसमें उसे उन्हीं सब्जेक्ट्स में मिलेंगी। तो इसी तरह से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, 1 करोड़ की किताबें उसमें कलेक्शन है और सबसे ज्यादा रिच लाइब्रेरी है। उसके बाद भी उसे ये नीड महसूस हुई कि हमें रेफरल सर्विस, रेफरल REFERRAL, ये यूनिट 4 है आपका, रेफरल सर्विस की नीड महसूस हुई। वो रेफरल सर्विस क्या होती है कि जब आपके पास यूजर आया और आपके रिसोर्सेज से आप उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, पर आप क्या कर रहे हो, आप उसे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ डायरेक्शन दे रहे हो कि आपको यहां से भी इस जगह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिस सब्जेक्ट पे आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, जिस टॉपिक पे या जिस फिनोमिनन पे आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, हमारे पास तो नहीं है, पर इस जगह से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ उसको डायरेक्ट करते हो अपने यूजर को, तो उसे कहते हैं रेफरल सर्विस। ये भी एक सर्विस है, आपने उसे गाइड किया क्योंकि आप उस प्रोफेशन में हो, आप सब लाइब्रेरीज की सब्जेक्ट कवरेज को, डॉक्यूमेंट कवरेज को जानते हो, तो आपने उसे रेफर किया कि ये चीज आपको यहाँ से मिलने की संभावना है, तो आप उधर जाओ। इसी को, बस ये सिंपल सी बात है, इसी को
रेफरल सर्विस कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के 2 रेफरल सेंटर्स आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। एक है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। ये जो रेफरल सेंटर है, ये रेफरल सेंटर है, ये रेफरेंस सेंटर नहीं है, रेफरल सेंटर है। ये रेफरल सेंटर क्या करता है, ये अगर आप वहां पे जाओगे तो डेयरी रिसर्च क्या होती है, दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डेयरी मतलब दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जो रिसर्च होती है, इन पे भी रिसर्च होती है ना, दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की रिसर्च को क्या कहेंगे, डेयरी रिसर्च। इंडिया की डेयरी रिसर्च पर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए जो रेफरल सेंटर है वो कौन सा है, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर। तो वहां जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, वहां जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, वहां जाके आपको इंफॉर्मेशन की डायरेक्शंस मिलेंगी, रेफरेंसेस मिलेंगी कि भाई अगर आपको दूध से रिलेटेड जाननी है तो ये इस वाले इंस्टीट्यूट से मिल सकती है, घी से रिलेटेड जाननी है तो इससे मिल सकती है, दही से रिलेटेड जाननी है तो इससे, पनीर से रिलेटेड जाननी है तो इससे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि डेयरी प्रोडक्ट्स यही होते हैं ना, या गाय से पता करना है, या तरह तरह की गायें होती हैं, A2 गाय के, तो ये आपको वहां पर उस डेयरी से रिलेटेड कुछ भी जानना है, डेयरी रिसर्च से रिलेटेड, तो ये एक रेफरल सेंटर बनाया हुआ है, जिस रेफरल सेंटर से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है मुझे इस प्रोडक्ट, इस मैम ये सब्जेक्ट के। बेसिकली सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट। हाँ, ये बेसिकली सजेस्ट करते हैं, ये बेसिकली सजेस्ट करते हैं। तो जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा है, जब आप बीमार हो जाते हो कई बार, तो वो कहते हैं कि उन्होंने गंगाराम ने वहां रेफर कर दिया, रेफर कर दिया मतलब कि गंगाराम ने ये दिखा दिया कि गंगाराम ने एम्स में रेफर कर दिया। रेफर कर दिया मीन्स कि गंगाराम का हमारे बस का नहीं है ये केस, हमारे बस का ये केस नहीं है हैंडल करना, इसलिए उसने अपने जाने के लिए कह दिया। हाँ, उन्होंने और ऊंचे हॉस्पिटल में जो उस केस को हैंडल कर पाएगा वहां का रेफरल दे दिया, क्योंकि ये तो एक हॉस्पिटल का वो है, दायित्व है कि अगर उसके पास कोई पेशेंट है तो ये तो नहीं कह सकता कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तो वो अगर खुद नहीं उसे ट्रीटमेंट दे पा रहा तो उसको कम से कम रेफर करे कि आपको इस बीमारी की जो वो है ट्रीटमेंट है वो आपको कहाँ मिल सकती है, तो वो रेफर कर देता है। क्योंकि एम्स इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है तो वो वहां रेफर कर देता है कि ये इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, अगर इसका कोई पकड़ कर पाएगा इस बीमारी की तो वो कर पाएगा, तो उसे कहते हैं रेफर कर देना, रेफरल सेंटर। तो वो आपको ऐसे ही रेफरल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया। अब आर्मी के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका नाम ही होता है रेफरल हॉस्पिटल, तो वो क्या करते हैं कि आर्मी के लोग जब वहां पर बेचारे वॉर्स में फाइट करके आते हैं, तो वो जो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं वो उनकी चोट के हिसाब से या उनकी बीमारी के हिसाब से उनको रेफर करते हैं कि इस हॉस्पिटल में इसको भेजा जाए, ये सोल्जर को ये प्रॉब्लम हुई है इसको इसमें भेजा जाते हैं। उसका जैसे आपने देखा होगा धौलाकुआं में एक है भी आर्मी रेफरल हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल्स खैर हमारे स्कोप में नहीं है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपको समझ आ सके, समझाने के लिए दिया। हॉस्पिटल्स का हमारी लाइब्रेरी साइंस से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए, उस लाइन पर ले जाने के लिए कि रेफरल का मतलब क्या है। रेफरल का मतलब है कि जब आप अपने मीन्स से, मेरी लाइब्रेरी में जितने भी मीन्स हैं, मीन्स का मतलब होता है जितनी चीजें मैंने इकट्ठी कर रखी है, उनसे अगर मैं किसी यूजर को हेल्प नहीं कर पाती तो मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी प्रोफेशन में हूँ, कि मैं अपने यूजर को किसी ना किसी तरह सेटिस्फाई करूँ, तो मैं उसे रेफर कर देती हूँ कि आपको इधर नहीं इधर से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो और इसे कहते हैं रेफरल सर्विस। और इसी तरह से रेफरल सेंटर बनाए गए हैं। ये तो हो गई रेफरल सर्विस कि आपने उसे सर्विस दे दी, आप इधर से जाकर कर लो। और एक ऐसे रेफरल सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जैसे मैंने अभी हॉस्पिटल का उदाहरण दिया कि कुछ ऐसे, ये आर्मी रेफरल हॉस्पिटल है जो रेफर करेगा उसकी, आप इधर इधर जाओ। जो रेफरल सेंटर्स हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाए जाते हैं और वहां पर जाके आपको पता चलता है कि मुझे इस बात पे जानकारी देनी है, तो वो रेफरल सेंटर आपको बताएगा कहाँ से मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि डेयरी रिसर्च की रेफरल सेंटर है नेशनल लेवल का। ऐसे ही नेशनल लेवल का एक और रेफरल सेंटर है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जिसका बहुत ही पॉपुलर रेफरल सेंटर है वो निमहांस, NIMHANS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल न्यूरोसाइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज। ठीक है, ये रेफरल सेंटर है कौन सी फील्ड का? कौन से फील्ड का? मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज। तो जो मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है तो इस रेफरल सेंटर में जाओगे तो आपको वो आगे
रेफर कर देंगे कि आपका प्रॉब्लम इस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो इधर जाकर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, सिर्फ रेफर कर देंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे कि आपका जो एस्पेक्ट है इस पे आपको कहाँ मिल सकती है। तो मैंने 2 बातें बताई आपको, रेफरल सेंटर और रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस क्या होती है, जब आप अपने इंफॉर्मेशन सीकर को उस एजेंसी के पास या उस एक्सपर्ट के पास भेज देते हो जिससे उसे इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप उसे अपने यूजर को डायरेक्ट कर देते हो उस किसी और एजेंसी, किसी और लाइब्रेरी की तरफ या किसी और एक्सपर्ट की तरफ। कई बार क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो वैसे ही जानकारी चाह रहा है, तो आपको उस बात की जानकारी नहीं है, तो आपको पता है इस सब्जेक्ट का ये बहुत बड़ा रिसर्चर है, जानकार है, तो आप कहते हो आप उनसे जाकर मिलो, उनसे आपको इस बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप इंस्टीट्यूशन को भी रेफर कर सकते हो, एक पर्सन को भी रेफर कर सकते हो। तो ये तो आपने सर्विस दी, रेफरल सर्विस। और जो रेफरल सेंटर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्चर्स को डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, पर वो डॉक्यूमेंट्स किस सोर्स से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, सोर्स मतलब होता है कहाँ से मिलेंगे, उस सोर्स की जानकारी बताते हैं। ठीक है। और तो अब इस सर्विस का स्कोप क्या हुआ, इस सर्विस का स्कोप ओमनी प्रेजेंट हुआ। जैसे ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह हो, जो हर जगह हो, जैसे जो ईश्वर है, भगवान है, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। ठीक है, हम यही मानते हैं ना, भगवान हर जगह है, मानते नहीं है, ये सच्चाई है कि भगवान हर जगह है। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये हम जो लाइब्रेरी को सर्विसेज देते हैं, अपनी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज से देते हैं, वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो तो हमारी लाइब्रेरी में जो चीजें हैं हम उसी में से दे सकते हैं। पर ये एक ऐसी सर्विस है, रेफरल सर्विस है, जो ओमनी प्रेजेंट है, आप हर जगह है, आप कहीं पर भी आए तो आप उसको रेफर कर सकते हो कि इधर नहीं इधर से मिल जाएगी, इतनी सर्विस तो आप दे ही सकते हो। तो ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। और नीड क्या है इसकी, आपका पेज नंबर 82 पे है। डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हिंदी में, इंग्लिश की आप पढ़ लेना, मैंने समझा दी, मतलब बता दी नहीं, समझा दी है। ये पेज नंबर 82 पे है। स्कोप भी बता दिया मैंने इसका स्कोप हर जगह है। ये आप जैसे कोई गांव में भी रेफरल सर्विस दी जा सकती है, अनपढ़ को भी रेफरल सर्विस दी जा सकती है। तो मैं ये आपको बोल रही थी कि ये जो स्कोप है, ये हर जगह ये वाली सर्विस दी जा सकती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आप किसी से रास्ता पूछते हो, तो आपको रास्ता बताता है, तो वो भी एक रेफरल सर्विस है। उसने आपको गाइड किया कि ये इस जगह पे जाना है, तो कैसे जाओगे। ठीक है, कोई बीमार व्यक्ति गांव में अनपढ़ है, उसको कोई बीमारी है और आपको उसके लक्षण देख के पता चल गया ये बीमारी ये वाली है, इस हॉस्पिटल में इसको अगर मैं बोलूं कि तुम जाओ तो तुम्हें अच्छा इलाज मिलेगा। किसी को मान लो टीबी है, तो टीबी का जो बढ़िया हॉस्पिटल दिल्ली में एक है, महरौली में कोई है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, तो अगर आप बोलोगे, हाँ हाँ, तो आप उसको उस हॉस्पिटल का रेफरेंस दोगे कि आप जाओ, तो ये भी एक रेफरल सर्विस है। और जब वो अगर किसी सेंटर में जाता है और उसको सारे सोर्सेज मिलते हैं, तो रेफरल सेंटर है। और नीड क्या थी, नीड मैंने आपको बता दी कि नीड इसकी ये होती है कि जब आप अपने मीन से, जो मीन्स आपके पास हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे किसी की इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो जरूरत पड़ती है इस रेफरल सर्विस की। जैसे कि एक कोई रिसर्चर है, वो नक्सल्स आपको पता है ना, नक्सल मूवमेंट है, नक्सल्स पे कुछ स्टडी कर रहा है, और जब वो नक्सल्स पे पब्लिश होने वाली पीरियोडिकल, एक बहुत पॉपुलर पीरियोडिकल नक्सल्स पे देश भ्राती करके एक पीरियोडिकल छपता था, देश भ्राती, वो पीरियोडिकल जब वो सर्च करने जाता है तो उसे किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पीरियोडिकल बैन कर दिया है। पर अब उसको तो स्टडी करनी है, वो कोई नक्सल थोड़ा ना बन रहा है, वो नक्सल्स के बारे में पढ़ रहा है। जैसे मैं आतंकवाद पे पढ़ सकती हूँ, आतंकवाद नहीं कर रही, मैं आतंकवाद को स्टडी तो कर सकती हूँ ना। तो अगर मेरे को करना है और पर उसके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं सिक्योरिटी रीजन से, तो मैं कैसे पढ़ूंगी। तो अगर मैंने किसी से जाके बात की और किसी ने मुझे कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर में चले जाओ, कोलकाता के पुलिस हेडक्वार्टर में, कोलकाता के पुलिस हेडक्वार्टर में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उन्होंने रखी होगी। तो मुझे उसने रेफरल सर्विस दी, और पुलिस हेडक्वार्टर क्या है, रेफरल सेंटर है, जहां से मुझे वो इंफॉर्मेशन वो बता देंगे कि कहाँ पे आपको जाके मिल सकते हैं, पुलिस सेंटर की कौन सी लाइब्रेरी में वो पड़े होंगे, चाहे बैन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है इसकी जरूरत, इसका वो। और अब ये रेफरल सर्विस प्रोवाइड कैसे की जाती है, देखो, ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास कोई आया और मेरे को वैसे ही पता हो कि अच्छा इसको इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे अगर कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पूछने आया, तो मुझे पता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा मटेरियल है। तो मैं कहूंगी देखो हमारी लाइब्रेरी में तो क्योंकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही हैं, सिर्फ इको ऑनर्स है, तो आप को इतना हाई स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि नॉर्थ कैंपस में उसमें चले जाइए। पर ऐसा हमेशा पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक पर्सन मेरे पास आया है और वो जिस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैं भी कोई इंसान ही हूं ना, कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे दिल्ली में हर लाइब्रेरी या इंडिया की हर लाइब्रेरी और उसका पता हो कि उसमें किस तरह की बुक्स हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। तो इसलिए कुछ टूल्स बनाए गए, इसीलिए कुछ टूल्स बनाए गए जिनके जरिए, कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए जिनके जरिए हम ये रेफरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनके जरिए लाइब्रेरीज रेफरल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और उन टूल्स का क्या नाम है, वो जो उसमें से सबसे पॉपुलर टूल जो है उसका नाम है यूनियन कैटलॉग। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। पीछे ना किसी ने माइक ऑन कर लिया, प्लीज अपना ऑफ कर दो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो जो ऐसा टूल जो बनाया गया उसका नाम क्या है, यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग का मतलब क्या होता है? देखो कैटलॉग का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई कैटलॉग का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी। हाँ बोलिए, कैटलॉग का मतलब क्या होता है? मैम वर्गीकरण, सूची 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 बनाना। मैम लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ पर्टिकुलर लाइब्रेरीज, और यूनिक कैटलॉग मतलब बहुत सारी लाइब्रेरी का एक कैटलॉग मतलब लिस्ट, बुक ऑफ लिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैटलॉग का मतलब होता है, बिल्कुल ठीक बोला, कैटलॉग का मतलब होता है कि एक लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उनकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, लिस्ट नहीं कहते बेटा, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जो एक जगह इकट्ठी होती है। लिस्ट तो होती है कि सिंपल लिस्ट, कैटलॉग का मतलब होता है कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल सारी बुक्स का, ठीक है? तो कंप्लीट लिस्ट भी नहीं कहते, कंप्लीट लिस्ट भी नहीं कहते, बिब्लियोग्राफिक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। लिस्ट तो एक सिंपल लेमैन बोलेगा, आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो लिस्ट क्यों बोलोगे, ठीक है? तो कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी जो है वो कैटलॉग है। कैटलॉग इज द कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। तो उस क्योंकि आपको अपनी लाइब्रेरी की भी मुझे 80,000 किताबें याद नहीं है कि कौन सी किताब मेरे पास है कौन सी नहीं है, उसको भी जब मुझे सर्च करना होता है तो मैं उस कैटलॉग के थ्रू सर्च करती हूँ कि ये वेदर दिस बुक इज देयर और नॉट। तो इसी तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज के कैटलॉग्स को जब जोड़ दिया जाता है, जोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन। जब बहुत सारी लाइब्रेरीज के कैटलॉग्स को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो उसे कह देते हैं यूनियन कैटलॉग। और ये कैटलॉग बहुत तरीके के होते हैं, यूनियन कैटलॉग बुक्स का भी होता है, यूनियन कैटलॉग पीरियोडिकल्स का भी होता है, और यूनियन कैटलॉग बुक्स के सब्जेक्ट वाइज भी होता है। सोशल साइंस पीरियोडिकल्स का भी होता है, सोशल साइंस साइंस पीरियोडिकल्स का भी होता है, ठीक है? और वर्ल्ड कैटलॉग भी होते हैं। वर्ल्ड कैटलॉग में क्या है, वर्ल्ड की लाइब्रेरीज के कैटलॉग्स को जोड़ा जाता है। तो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड कैटलॉग कौन सा है, OCLC वर्ल्ड कैटलॉग। ये सबसे बड़ा ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है और ये कैटलॉग ऐसा है जो ऑनलाइन कोई भी एक्सेस कर सकता है। OCLC वर्ल्ड कैटलॉग, OCLC वर्ल्ड कैटलॉग ये बिगेस्ट यूनियन कैटलॉग है दुनिया का, जो 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है। यानी कि इसके कितने मेंबर्स हैं, 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज ने अपने कैटलॉग्स को OCLC कैटलॉग में मिलाया हुआ है। और इसमें क्या क्या है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं। देखो जब भी आप पढ़ोगे तो यूनियन कैटलॉग में कभी नहीं लिखा होता लिस्ट है, क्या लिखा होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं कितनी आइटम्स के, 1.5 बिलियन आइटम्स के, जिसमें बुक्स भी हैं, म्यूजिक सीडीज भी हैं, वीडियोस भी हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं, आर्टिकल के साइटेशंस भी हैं और रिसर्च मटेरियल भी है, ठीक है? तो ये सारे मटेरियल का यूनियन कैटलॉग है ये OCLC वर्ल्ड कैटलॉग, जो बिगेस्ट है वर्ल्ड का। और बहुत सारे कैटलॉग्स हैं यूनियन कैटलॉग्स जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूशन है डेलनेट, जिसकी फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जो न्यू दिल्ली में JNU के पास है इसका ऑफिस। और पहले इसको दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क कहते थे कि इसने दिल्ली की सारी लाइब्रेरीज को कनेक्ट किया था, पर अब इसने दिल्ली क्या, इंडिया और इवन नेपाल और बाकी इंडिया के बाहर की लाइब्रेरीज के भी कैटलॉग अपने साथ मिला लिए हैं। तो इसलिए इसका नाम अब डेलनेट से, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया, कि ये नेटवर्क और डेवलप कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क में यूनियन कैटलॉग बनाए हैं
वो कौन कौन से हैं, उसने किताबों के बनाए हैं, जिसमें उनके पास कितने हैं, 1,11,00,000 समथिंग, उसके पास 1,11,00,000 उसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग बुक्स के, यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स में 1,11,00,000 किताबें उन्होंने के बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स उस कैटलॉग में हैं। इसी तरह से करंट पीरियोडिकल्स का उन्होंने बनाया हुआ है कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग, और उन्होंने CD रोम का बनाया हुआ है, थीसिस और डेजर्टेशन का बनाया हुआ है। तो अब क्या करती हैं लाइब्रेरीज, क्या करती हैं, डेलनेट की मेंबरशिप ले लेती हैं। डेलनेट की क्या ले लेती हैं, मेंबरशिप ले लेती हैं। वो साल की मेंबरशिप 5 या 6 हजार में देते हैं। तो लाइब्रेरी जब डेलनेट की मेंबरशिप ले लेगी तो उसके पास जब कोई रिसर्चर आएगा तो कहेगा पहले अपनी लाइब्रेरी का कैटलॉग सर्च करेगी जो इंडिपेंडेंट कैटलॉग है, अकेला है। फिर जब उसे उसमें नहीं मिलेगा तो वो अब उसे एक सपने तो आएगा नहीं, उसे सपना तो आएगा नहीं। एक सेकेंड बेटे, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में कोई आ गया था। तो आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ तो ठीक है बेटा। तो उसमें जी, तो उसमें बच्चे ये जो हमारा ये है यूनियन कैटलॉग है, इसमें अगर हमने डेलनेट की मेंबरशिप ली होगी तो क्या होगा, जब हमारे पास वो आएगा, हमें अपनी लाइब्रेरी के कैटलॉग में नहीं मिला तो हम डेलनेट का यूनियन कैटलॉग सर्च करेंगे, और जब हम उसका यूनियन कैटलॉग सर्च करेंगे तो उस कैटलॉग में लिखा पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है और कौन सी लाइब्रेरी में है। तो हम फिर अपनी रेफरल सर्विस उसको दे देंगे कि देखो ये डॉक्यूमेंट हमारी लाइब्रेरी में नहीं है पर इस लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो रेफरल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये टूल होता है। टूल मतलब होता है जैसे अगर आपको पेज खोलना है तो पेज खोलने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे, पेचकस। तो बिना पेचकस के या आप अपनी हाथ से तो नहीं खोल सकते पेज। तो जो भी अगर घर में सफाई करनी है तो सफाई करने के लिए कौन सा टूल यूज होगा, झाड़ू और पोछा। तो जो चीज यूज होती है किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसे टूल कहा जाता है, TOOL टूल। तो आप रेफरल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन से टूल्स हैं जो लाइब्रेरी ने बनाए, वो टूल्स हैं यूनियन कैटलॉग। और ये यूनियन कैटलॉग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के होते हैं, बुक्स के भी होते हैं, पीरियोडिकल्स के भी होते हैं, सीडीज के भी होते हैं, थीसिस के भी होते हैं, डेजर्टेशन के भी होते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर थीसिस ही ढूंढने आ रहा है कि मुझे इस सब्जेक्ट का थीसिस देखना है, तो वो आपके वहां पे नहीं मिला तो आप यूनियन कैटलॉग से देखकर उसे ढूंढकर दे सकते हो। तो ये टूल्स हैं जिनके थ्रू आप रेफरल सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, यूनियन कैटलॉग इज अ टूल विद द हेल्प ऑफ विच यू प्रोवाइड रेफरल सर्विस टू योर यूजर्स, एंड देयर आर सम ऑनलाइन सोर्सेज आल्सो जिनकी हेल्प से आप रेफरल सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे विकीपीडिया। कोई कॉन्सेप्ट पे कोई आपसे पूछने आया कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आपको भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, विकीपीडिया पे जाओगे और विकीपीडिया पे उस बारे में लिखा होता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कब शुरू हुआ, ये क्या है सारा। तो आप विकीपीडिया से उसको वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकते हो। और ये ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। विकीपीडिया है क्या, एनसाइक्लोपीडिया है, पर एनसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन फॉर्म में है। वैसे जो एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया होता क्या है, एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसा सोर्स है इंफॉर्मेशन का जिसमें हर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट वे में दी होती है, एब्स्ट्रैक्ट वे में दी होती है। ठीक है, तो ये जो क्या नाम है इसका, क्या बता रही थी मैं, एनसाइक्लोपीडिया। हाँ हाँ बताती हूँ, एक सेकेंड। यूनियन कैटलॉग। हाँ तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया है, जो एनसाइक्लोपीडिया है सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन वर्जन को विकीपीडिया, ऑनलाइन जो वर्जन है उसका कौन सा सबसे पॉपुलर है, विकीपीडिया। तो आप विकीपीडिया से निकाल दोगे, ये फ्री भी होता है। तो ये भी एक विकीपीडिया भी एक टूल है, एक तरीका है जिससे आप रेफरल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वर्जन है। इसी तरह से बड़े सारे विकी न्यूज होती है, विकीपीडिया पे बहुत न्यूज होती है,
याहू, वेरी गुड, किसी ने लिखा है याहू। ये सारे रेफरल सर्विस प्रोवाइड करने के टूल्स हैं। allexperts.com वेबसाइट्स हैं। ऐसी बहुत सारी, इंटरनेट भी एक टूल है जो कि आपको हेल्प करता है लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की किताबें कंपाइल की होती हैं कुछ ऐसी, अगर मान लो मुझे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ये जानना है कि इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सपने थोड़ी ना आएंगे। या तो मैं यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देखूंगी क्योंकि मुझे पता है हर यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर पे आती है, या यूनिवर्सिटीज हैंडबुक छपती है तो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक को रेफर करूंगी, तो वो एक तरह से रेफरल बुक है जो मुझे बताएगी कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और किस तरह की है, रेगुलर यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस है, ओपन है। तो आपको इन टूल्स के द्वारा अब रेफरल सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो रेफरल लाइब्रेरियंस की भी पोजीशंस अलग से निकलती हैं। जो बाहर की लाइब्रेरीज होती हैं उनमें, तो जो बाहर यूरोप और यूएस की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें रेफरल लाइब्रेरियन की भी एक अलग से पोजीशन होती है कि उस लाइब्रेरियन का काम ही ये होता है कि उसको बस रेफरेंस देनी है कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो यानी कि आपको अपने कस्टमर को डायरेक्ट करना है दूसरी लाइब्रेरीज की तरफ, दूसरे एक्सपर्ट्स की तरफ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ और दूसरी वेबसाइट्स की तरफ, या आप उसे खुद बैठ के उसे सर्च करके वेबसाइट से वो इंफॉर्मेशन देते हो, तो आपने उसे रेफरल सर्विस प्रोवाइड की। तो एक फुल फ्लेज सर्विस है जिसे देने के लिए आप बहुत से टूल्स को इक्विप करते हो और अपने आप को भी इक्विप करते हो। तो इसके बाद जो हमारे नेशनल सर्विस सेंटर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक तो हो गया हमारा ये नेशनल डेयरी वाला, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है। इसी तरह से आपका ये निम्हांस हो गया। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के आपके निम्हांस कहाँ पे है मैडम? निम्हांस भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में है, ठीक है। तो यूनियन कैटलॉग जो है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स दी जाती हैं, उस यूनियन कैटलॉग में टाइटल दिया जाता है, यानी कि पूरी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दी जाती हैं डॉक्यूमेंट की, उसको कहाँ पर वो डॉक्यूमेंट प्लेस्ड है, कौन से इंस्टीट्यूशन में वो दिया जाता है, और कब से कब तक उस जगह पर वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। अगर वो पीरियोडिकल है तो उसमें पीरियड भी लिखना पड़ेगा ना, कि जिस लाइब्रेरी में वो है वो कब से सब्सक्राइब कर रहा है ये पीरियोडिकल, 1990 से 2020 तक कर रहा है या कब से कर रहा है, ताकि अगर आप बहुत पुराना देख रहे हो और 1990 से ही किया है तो आपको ये भी पता चले कि फायदा, वहां भी जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां भी ये 1990 से ही लिया जा रहा है। तो ये जो है ये इसके बारे में बात थी, यूनियन कैटलॉग, इसके रेफरल सर्विस के बारे में कि रेफरल सर्विस क्या होती है और इसकी नीड क्या है, और रेफरल सर्विस क्या होती है, रेफरल सेंटर क्या होता है, और इसको प्रोवाइड करने की क्या टूल्स हैं जो लाइब्रेरीज करती हैं। उसमें से एक OCLC था, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर वाला, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट कैटलॉग है, और बाकी मैंने डेलनेट का बताया। इसके लिए ऐसे ही बहुत सारे और नेटवर्क्स होते हैं, जैसे इन्फ्लिबनेट है, जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में इन्फ्लिबनेट है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फ्लिबनेट ने सारे कॉलेजेस को अपने अंडर रखा हुआ है और वो भी बहुत सारे रिसोर्सेज देता है। तो इन्फ्लिबनेट को भी लोग सब्सक्राइब करते हैं ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स की रीच को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास नहीं है तो कम से कम हम रेफरल सर्विस दे सके, और रेफरल सर्विस आप तभी दे पाओगे जब आपको नॉलेज हो कि हमारे पास नहीं है तो कहाँ हो सकता है, और वो नॉलेज आपको सारी रट नहीं सकती, आपको ह्यूमन बीइंग को पॉसिबल नहीं है कि सारी आप दिमाग में रखो। उसके लिए ये टूल्स इजाद किए जाते हैं, जो टूल्स हमने डिस्कस किए, और कुछ नेटवर्क्स बनाते हैं लोग, जैसे डेलनेट है, मैनलिबनेट है, इन्फ्लिबनेट है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, इफ्ला है। तो इस तरह के नेटवर्क्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन की रेफरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। विद दिस हमारी ये बुक खत्म हो गई है।